आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। अब रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट क्या है? देखिए, जो वर्ड यहाँ पे रिलेटिव है ना, इसका मतलब है यानी कोई चीज़ किसी के साथ कंपेयर करके बनाई जा रही है, ठीक है। यानी वही रिलेशन वाली बात, रिलेटिव मतलब रिलेशन से निकला है, ठीक है। तो यानी हम किसी चीज़ को किसी की चीज़ के साथ कंपेयर करके कुछ बना रहे हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है वो एटॉमिक मास जो हम किसी चीज़ से रिलेट करके बनाते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के साथ लिंक करके बनाते हैं कि भाई ये इसकी वजह से बना है, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। एन एटॉमिक मास यूनिट भी उसी में बन रहा है। अब ये टर्म्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, हम वो देख लेते हैं पहले। The relative atomic mass of an element is the average mass of the atom of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of C12 isotope। देखिए जनाब, रिलेटिव एटॉमिक मास अभी, क्योंकि हम अभी जानते हैं, हम क्या जानते हैं एटॉमिक मास को, लेकिन एटॉमिक मास से पहले रिलेटिव एटॉमिक मास डिस्कवर हुआ, फिर एटॉमिक मास यूनिट डिस्कवर हुई, फिर करते करते एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर वगैरह, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम। वो बेसिकली उस एटम का एवरेज मास होता है जिसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? कार्बन 12 के 1/12 मास के साथ, ठीक है। 12वें के पहले हिस्से के साथ। जब कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 मतलब जो कार्बन जिसका मास 12 होता है, आइसोटॉप। तो कार्बन के बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं जिनमें कार्बन 12। अब यहाँ पे देखिए, इस डेफिनेशन में बहुत सारे सवाल हैं, तो डेफिनेशन हमारे पास जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगी, साथ साथ मैं आपको इनके मतलब भी बता रही हूँ। देखिए, 1/12 का मतलब है 12वें का एक हिस्सा, ठीक है। C12 मतलब कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होता है। आइसोटॉप क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। आइसोटॉप्स वो होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं एक ही फैमिली के अंदर, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की एक ही फैमिली होती है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की भी फैमिली है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ठीक है। तो किसी भी एक एलिमेंट की अपनी फैमिली के अंदर, मैं भी आपको ये बात कॉमन वे में समझा रही हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बाद में समझाऊंगी। देखिए, किसी भी एक एटम की फैमिली के अंदर जब उन सब के पास एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? सेम रहते हैं, बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाए एक हाइड्रोजन फैमिली के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन के ही मेंबर्स सारे, उनकी एक चीज़ सेम हो लेकिन एक चीज़ डिफरेंट हो जाए सबकी, तो इस चीज़ को कहते हैं आइसोटॉप। अब ये मतलब क्या हुआ इस बात का? तो ये बात जो है हमारी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से डिफ्रेंशिएट करती है। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। तो फिर हम उस फैमिली के मेंबर्स को ना, उस फैमिली के एलिमेंट को, फिर हम उसको आइसोटॉप का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? कि ये इस फैमिली के आइसोटॉप्स हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी हाइड्रोजन। अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की फैमिली में 3 होते हैं। एक हाइड्रोजन 1 होता है, एक हाइड्रोजन 2 होता है और एक हाइड्रोजन 3 होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ सेम रहती है लेकिन ये डिफरेंट हो जाती है, तो ये एटॉमिक नंबर कहलाती है, ये एटॉमिक मास कहलाती है। तो एक ही फैमिली के मेंबर्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास में डिफरेंस आ जाता है, तो ये कहलाते हैं कि ये इस फैमिली के आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास कहा जाता है, केमिस्ट्री में ही कहा जाता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, एक हाइड्रोजन 1, एक हाइड्रोजन 2 और एक हाइड्रोजन 3। तो समझ में आया आइसोटॉप्स क्या होते हैं? तो जिस तरह से भी यहाँ पे C12 लिखा हुआ है ना, तो C12 मतलब आइसोटॉप, यानी C के भी हमारे पास, कार्बन के भी आइसोटॉप्स हैं जिनमें से C12 भी एक आइसोटॉप है। ये माइनस नहीं है, ये डैश का साइन है कि C12 भी उसमें एक आइसोटॉप है। तो कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 12, 13 और 14, ठीक है। तो C12 आइसोटॉप है कार्बन का। अब C12 भी क्यों लिया, यहाँ पे ये सवाल है कि C12 भी क्यों लिया? तो भाई नेचर में C12 वाला कार्बन ज़्यादा एग्जिस्ट करता है और सबसे पहले यही फाइंड आउट हुआ, तो इसी को यूज़ किया गया एज अ स्टैंडर्ड। आपको मैंने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड का मतलब बताया था कि स्टैंडर्ड किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड उस टर्म को बोलते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। जिसकी वैल्यू हमें पता होती है ना, वो हमारा स्टैंडर्ड कहलाता है, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए, किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए कार्बन 12 आइसोटॉप को यूज़ किया गया दूसरे एटम्स का एटॉमिक मास कंफर्म करने के लिए, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाया। इस पूरी बात की समरी ये है।
अब ये चीज़ कैसे की गई, ये बात हमें समझनी है। देखिए, एफ यानी वही रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बनाया गया, तो देखिए एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन, किसी भी एक एलिमेंट का एवरेज मास निकालें, उसको डिवाइड कर दें कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ, तो हमारा एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा ये बात हमें समझनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, हमारे पास C12 है। मैंने भी आपको बताया कि हमने C12 क्यों लिया, क्योंकि वो नेचर में कार्बन 12 का आइसोटोप ज़्यादा पाया जाता है, तो हमने C12 लिया। अब हमने C12 को स्टैंडर्ड लिया है बाकी एटम्स के मासेस को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये हमारा C12 स्टैंडर्ड है। ठीक है, जिससे हम बाकियों को कंपेयर करेंगे और उनके मासेस को कंफर्म करेंगे। अब देखिए C12 का मतलब क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12। तो हमने क्या किया, हमें पता है कार्बन कितने हैं, 12, तो हमने कार्बन के 12 हिस्से कर दिए। ये मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, कार्बन के हमने 12 पीसेस कर दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको समझ नज़र आ रहा होगा, बॉक्सेस मैंने बना दिए कि हमने C12 के कार्बन 12 के 12 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें किसी भी दूसरे एटम का मास फाइंड आउट करना है अपने C12 के साथ कंपेयर करके, इसीलिए वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर देखिए, मैंने यहाँ पे जो तराजू बनाया है जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसीलिए बनाया है कि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन इसलिए ताकि आपको समझ में आए इस तरह से। देखिए, अब हमने एक साइड पर अपना C12 रखा, उसके 12 पीसेज रखे, हमें पता है कि उसके अंदर एटॉमिक मास क्या है, 12, यानी उसका 12 के हिसाब से वेट है, उसके 12 पीसेज हमने किए। अब हम कार्बन के साथ किसी भी दूसरे एटम का मास कंपेयर कर रहे हैं उसका मास फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए मिसाल के तौर पर हमने उस 12 पीसेस के साथ हाइड्रोजन रख दिया। एक साइड पे कार्बन के 12 पीसेस है, एक साइड पे हाइड्रोजन है। अभी जो मैंने यहाँ पे एरो के निशान लगाए हुए ना, उसका मकसद है, देखिए जब हमने कार्बन 12 के साथ हाइड्रोजन को रखा तो पता नहीं क्या हुआ। अभी हमें इनिशियल बात बस समझा रहे हैं, इनिशियली चीज़ें पढ़ रहे हैं, इनिशियल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं कि भाई इनिशियली एटॉमिक मास को कैसे फाइंड आउट किया, एटॉमिक मासेस कैसे फाइंड आउट किए जाते थे C12 के साथ। तो देखो, हाइड्रोजन का मास हमें नहीं पता था, तो हमने क्या किया, हमने C12 के साथ हाइड्रोजन को रखा दूसरी साइड पर। तो हमारे पास जो C12 वाला पोर्शन था ना, वो नीचे की तरफ, यानी वो क्या हो गया, उसका वेट ज़्यादा हो गया बनिस्बत इसके, यानी इसका वेट इतना लाइट था कि कार्बन 12 सारा नीचे की तरफ झुक गया और हाइड्रोजन ऊपर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेट बहुत लाइट है एज़ कम्पेयर टू C12 के कार्बन का 12, जो क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एलिमेंट, तो वो सारा का सारा नीचे की तरफ झुक गया और जो दूसरा एलिमेंट था उसका तराजू सारा का सारा ऊपर की तरफ चला गया। तो इससे हमें क्या फाइंड आउट हुआ, इससे हमने ये अंदाज़ा लगाया, इससे हमें ये नज़र आया कि जो दूसरा आइटम था उसका मास बहुत ही लाइट है एज़ कम्पेयर टू द C12। फिर क्या किया, अब जो हमने कार्बन के 12 पीसेस किए थे ना, ठीक है, हमने उनको 1 बाय 1 निकालना शुरू कर दिया। हमने 12 में से 12 पीसेस निकाले, 1 बाय 1 निकाला और हमने देखा भाई हमारा तराजू किस तरह से जा रहा है, कि ये बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। जब हमने कार्बन के सारे पीसेस निकाल दिए और सिर्फ एक पीस रह गया ना, पहला वाला, तो जब वो एक रह गया उस तराजू के साथ, हमने टाइम बाय टाइम सारे पीसेस रखे और हम बैलेंस करते गए, एक एक हमने निकालते गए और साथ में हम बैलेंस देते गए कि भाई बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो तमाम पीसेस निकाल दिए, तकरीबन एक पीस बचा। अब जब एक पीस बचा पहला वाला, तो क्या हुआ कि ये दोनों साइड्स बैलेंस हो गई। तो इससे क्या नज़र आया, इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि जो ये वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास क्या है, 1। यहाँ कार्बन के 12 में से कौन सा पीस था, एक, तो उस एक के साथ ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इससे हमने क्या फाइंड आउट किया कि इसका एटॉमिक मास क्या है, 1। लेकिन क्योंकि हमने कार्बन 12 से रिलेट करके किया, तो इसीलिए क्या कहलाया, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाया। तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हुआ, 1। ठीक है, अब जो हमें मैंने ये लिखा हुआ है ना, अब जस्ट डेफिनेशन में 1/12 थे। अब हम इसकी बात समझते हैं। देखिए, हमने कार्बन के 12 पीसेस किए, ठीक है, अब हर पीस एक है ना, 1 1 1 सारा एक एक है, तो एक यूनिट कहलाता है। ठीक है, यूनिट 1 को बोलते हैं। तो ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये सारे 1 एक एक यूनिट है। तो हमने कार्बन के 12 में से एक हिस्से को इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये कार्बन के कितने पीसेस हैं, 12।
तो कार्बन के 12 पीसेस में से एक हिस्से को यूज़ किया तो हमारा सेकेंड वाला एलिमेंट बैलेंस्ड हुआ। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास में ये फ्रैक्शन आता है 1/12 के 12 पीसेस में से एक यूनिट के साथ हमारा एटम का एटॉमिक मास बैलेंस्ड होता है, जब भी हम उसको कहते हैं कि C12 का 1/12 पार्ट दूसरे एटम का क्या कहलाता है, एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है या रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि ये सारे के सारे एटॉमिक मास हैं। कार्बन 12 क्या है, कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12 है ना, और ये हर एक एटॉमिक मास की यूनिट है, यानी एटॉमिक मास एक, एटॉमिक मास ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, तो ये एटॉमिक मास का एक एक यूनिट है सारा, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट। तो क्योंकि हमने इसका एक हिस्सा यूज़ करके दूसरा वाला एलिमेंट को बैलेंस किया, तो इसीलिए क्या कहलाया, इसकी यूनिट क्या कहलाई, एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि हमने एटॉमिक मासेस को यूज़ किया, उसकी यूनिट को यूज़ किया अपने दूसरे मासेस को उससे कंपेयर करके उनके मासेस को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर हुई ये बात? देखिए, इट्स यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट, तो इसीलिए हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट इस तरह से। अब देखिए, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, अब अगर हमसे कोई ये कहता है कि भाई एटॉमिक मास यूनिट जो समझ में आया कि भाई ये कार्बन 12 एटॉमिक मास था, तो इसकी हमने जो यूनिट्स यूज़ की, जितनी यूनिट्स को हमने इसकी, क्योंकि हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं, यूनिट मतलब एक जो पार्ट यूज़ कर रहे हैं, ये इसका एक पार्ट है, ये इसका एक पार्ट है, ये इसका, तो बहुत सारी यूनिट्स इसकी कार्बन 12 में, सारे इसी के हिस्से हैं ना, तो हिस्सा यूनिट एक यूनिट कहलाता है। तो इसीलिए ये पूरा क्या, इसकी यूनिट क्या कहलाई, एटॉमिक मास यूनिट कहलाई। अब एटॉमिक मास यूनिट तो है, 1 AMU भी होता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, या एटॉमिक मास यूनिट हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी अलग से भी डेफिनेशन है। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, वही 12 में से एक हिस्सा, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। हमने कार्बन 12 के 12 हिस्से किए, 12 में से जब हम उसका एक हिस्सा यूज़ करेंगे तो उसका एक हिस्सा क्या कहलाएगा, एक एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। सीधी सी बात है जो मैंने भी आपको बताई, सही है। एक एटॉमिक मास यूनिट लेंगे तो इसका एक हिस्सा, 2 लेंगे तो 2 हिस्सा, 3, 4, इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट समझ में आया आपको? इसको हम यूजुअली ग्राम में या किलोग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मासेस की हमें पता है ना, 2 यूनिट्स होती है, ग्राम या किलोग्राम। अब हमें पता है कि भाई 1 AMU, या हमने ये फाइंड आउट किया कि 1 AMU बराबर हुआ 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम। ये बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है। माइनस में कोई भी वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। अब 1 AMU इस वैल्यू के इक्विवेलेंट कैसे हो गया, ग्राम में या किलोग्राम में, तो ये चीज़ हमने आगे पढ़नी है। देखो, हाउ 1 AMU इक्वल्स टू 1.6 एक्सपोनेंट -24 ग्राम। ग्राम की यूनिट जी, स्मॉल जी और स्मॉल m भी होती है, सिर्फ जी भी होती है, दोनों यूनिट हम लोग दोनों तरीके सही हैं, ठीक है, ग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने ये कहा कि 1 AMU इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब इसके इक्विवेलेंट कैसे हुआ, हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट को कहा कि ग्राम में इतनी वैल्यू के बराबर है, जो कि बहुत ही छोटी यूनिट है, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे आई, तो हम इसको भी हम देख लेते हैं। 1, अब हमें ये पता है कि 1 एटम ऑफ C12 किसके बराबर है, उसका मास क्या है, 12। लेकिन इस चीज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, बल्कि आगे हम पढ़ भी लेंगे, या बल्कि हमने पढ़ा भी था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि हर एटम में कितने एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट -23। तो 1 AMU कैसे इसके इक्विवेलेंट आया, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है कि हमने इस यूनिट्स को हमने ग्राम में कैसे मेजर किया, ये वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की। तो देखिए, कार्बन 12 का मास क्या होता है, 12। अब इस एटम में कितने एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 एक्सपोनेंट -23। हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 1.993 एक्सपोनेंट -23 ग्राम। अब हमने क्योंकि 1/12 यानी 12 हिस्से में से एक हिस्से को यूज़ करके अपना एटॉमिक मास यूनिट निकाला है, हम एक एटॉमिक मास यूनिट निकाल रहे हैं, तो हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, 1/12 से, इसीलिए हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम 12वें के एक हिस्से की बात कर रहे हैं। हमें तो ये बात पता चल गई कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो तब जाके हमारे पास ये वाली वैल्यू आई। तो अगर हम ये कहते हैं कि 1 AMU ग्राम या किलोग्राम में, ग्राम में किस वैल्यू के बराबर है, तो हम ये बता सकते हैं 1.66 या 1.67 एक्सपोनेंट -24 ग्राम। और अगर इसी को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो हमारे पास -27 एक्सपोनेंट से चेंज होगा, बाकी डिजिट्स यही रहेंगी। तो समझ में आई ये बात आपको कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक मास यूनिट कैसे आई। इनिशियली एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए मेथड यूज़ किया गया था कि कार्बन 12 के आइसोटोप को यूज़ किया गया था, ठीक है, और वो स्टैंडर्ड लिया गया था, क्योंकि उसका मास कंफर्म था,
तो जो चीज़ हमें पता होती है हमारा स्टैंडर्ड कहलाता है। तो फिर C12 को स्टैंडर्ड रखते हुए उससे बाकी मासेस को कंपेयर करके उनके मासेस को फाइंड आउट किया गया। तो क्योंकि कंपेयर करके मासेस को फाइंड आउट किया, इसलिए वो क्या कहलाए, रिलेटिव एटॉमिक मासेस कहलाए। और कार्बन का 12 उसका एटॉमिक मास था, तो और उसके हमने 12 में से 12 हिस्से कर दिए थे, तो उसका एक हिस्सा क्या था, एक यूनिट था। तो इसीलिए यूनिट कैसे आई, इस तरह से आई कि भाई उसका एक हिस्सा है, यूनिट है। उसका कोई भी देखो, यूनिट बेसिकली वर्ड यूज होता है किसी भी एक पार्ट के लिए, एक हिस्से के लिए, ठीक है। तो हमने 12 हिस्से कर दिए थे ना, तो क्योंकि वो एटॉमिक मास के ही हिस्से थे, तो हाँ हम किसी भी एक यूनिट को यूज़ करके या 2 या 3 यूनिट्स को हम उन्हीं यूनिट्स को यूज़ करके अपने दूसरे एटम्स के एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर रहे थे। तो इसीलिए यूनिट क्या बनी, एटॉमिक मास यूनिट बनी। फिर अगर हम ये कहते हैं कि भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या, तो हमें अच्छे से पता है कि भाई हम 12वें में से जब किसी भी एक हिस्से को यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, C12 का 1 AMU कहलाएगा, ये किसी भी एटम का 1 AMU कहलाएगा। फिर उसकी वैल्यू ग्राम में कैसे फाइंड आउट हुई, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, हमने सीख ली कि भाई किस तरह से ये वाली वैल्यू आई। क्लियर हो गई ये चीज़ें।